जब पुलिस के लोगों को खून मुंह लग गया, एक फॉर्मूला हाथ आ गया है इस सरकार के हाथ, ये मनुवादी सरकार के हाथ, पुलिस अपने आप को एक बदमाश के तरीके से, एक गैंगस्टर के तरीके से पेश करना चाहती है कि पूरे स्टेट में या मुल्क में एक टेरर का माहौल, एक दहशत का माहौल के आरएसएस बीजेपी से लोगों को डरना चाहिए और उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। उस माहौल को भी बना के रखने के लिए कमज़ोर तबकों पे ये जुल्म किए जाते हैं। ब्राह्मण समाज के लोग आते हैं, वो भी हमारे पास अब शिकायतें लेके आ रहे हैं कि जो ये योगी साहब की सरकार है ये ब्राह्मणों पे बहुत अत्याचार कर रही है। एक के बाद एनकाउंटर हो रहे हैं ब्राह्मणों के भी। तो ये तो एक ऐसी ताकत है, जब बंदर के हाथ में उस तरह आ ही गया है वो तो सभी जगह चलेगा। मॉब लिंचिंग के मामला थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हरियाणा में आसिफ की मॉब लिंचिंग हुई, उसके बाद अब उन्नाव का ताजा मामला सामने आ गया है। उन्नाव में एक मुस्लिम युवक को बहुत बुरी तरह से पीटा गया और उसकी हत्या कर दी गई। यह हत्या वर्दी वालों की तरफ से, यानी पुलिस वालों की तरफ से की गई है। मॉब लिंचिंग के मामलात लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इन तमाम मामलात पर आज मेरे साथ INN चैनल पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब। महमूद पराचा साहब, सवाल यह है कि जिस तरह से आसिफ की बात करें, मोहम्मद अखलाक की बात करें, तबरेज़ अंसारी की बात करें, या अभी उन्नाव का ताज़ा मामला ले लें, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मॉब लिंचिंग के जो मामलात हैं, जो वाक़यात हैं, उन पर कोई रोक क्यों नहीं लग रही है, और जो इस तरह की हरकतें करते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सीधा सवाल है। इसमें एक वजह तो बुनियादी एक जो है वो पता ही है पूरी दुनिया को कि अभी एक मनुवादी सरकार आरएसएस और बीजेपी की है सेंटर में भी, और उसकी ये पॉलिसी है ही कि मुसलमानों के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए और दूसरी माइनॉरिटीज़ के लिए किसी भी तरह से नफ़रत पैदा करें और उससे जो एक जिसको कहा जाए कम्युनल फीलिंग्स, जो दूसरे तबके हैं जिन्हें वो अपना हिंदू समाज कहना चाहते हैं, उसमें नफ़रत पैदा करके वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। और ये काम उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अलायंस करके, जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं दुनिया की, उनसे अलायंस करके सीखा भी है और उन्हें सिखाते भी हैं। तो एक फार्मूला जो हमेशा जीत का हाथ आया हुआ है उनसे, तो उसको ये तवक्को करना कि आरएसएस, बीजेपी या अमित शाह साहब या मोदी साहब या दूसरे लोग छोड़ देंगे, ये मेरे ख्याल से बहुत अक्लमंदी की बात नहीं। सवाल इस बात का है कि जो अम्बेडकराइट फोर्सेस हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो मुस्लिम तबका है ख़ास तौर पे और शेड्यूल कास्ट तबका है ख़ास तौर पे, ट्राइबल्स हैं ख़ास तौर पे, और अब तो सिखों के साथ भी उतनी ही ज़्यादती होनी शुरू हो गई है। उसी तरह से जिस जाविये में मुसलमानों को और दलितों को रखा जाता था, उसी जाविये में सिखों को भी रखा जा रहा है। लेटेस्ट जो देखा जा रहा है, जिसमें आपको पंजाब के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और ये लाल किले का भी जो इंसिडेंट हुआ उसको उस तरीके से ही प्रोजेक्ट किया गया, उसी तरीके से प्लान किया गया। तो अब हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, इसी पे मुलव्वस है कि इससे निजात मिलेगी मॉब लिंचिंग जैसे, या ये जो नफ़रत की जो पॉलिटिक्स शुरू की है आरएसएस और बीजेपी ने, उससे निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा उस पर मुनस्सर है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की मॉब लिंचिंग के लिए, फिर मैं उन्नाव वाले केस पे बाद में आऊँगा, मॉब लिंचिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय की हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी, हम सभी जानते हैं, आज के हालात में एक कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन के तौर पे उसे देखा जा रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी एक जो कहा जाता है रस्मन, एक उन्होंने गाइडलाइंस तय कर रखी हैं। किसी भी मॉब लिंचिंग के केस में हमारी तरफ से जो रिस्पांस होता है, अम्बेडकरवादियों की तरफ से, बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी और ये दलित कम्युनिटी की तरफ से, वो उन गाइडलाइंस को फॉलो कराने तक का नहीं होता। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो और मुसीबत भी है, वो ये है कि वक्ती तौर पे जज्बात में आके हमारे कायद और लीडर भी और आवाम भी एक इशू की तरह लेते हैं। ये नहीं सोचते कि किसी की मौत हो गई है तो इसको अगर कानूनी शक्ल से इसको राह रास्त पे लाना है सिचुएशन को, या इसको अंजाम तक पहुंचाना है, तो एक केस भी अगर हम पकड़ें तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएं।
वो एक कमी थोड़ी हमारे कम्युनिटीज़ में है। अगर वो हम दूर करेंगे तो बावजूद इन मुश्किल हालात के भी आरएसएस और बीजेपी के और इन जो जहरीली साजिश है उसके बावजूद भी रास्ता मौजूद रहेगा। जैसा कि आपने दिल्ली दंगों के केस में देखा, हमने हमारे चैम्बर ने और हमारे ऑफिस ने जो एक बात शुरू की कि दिल्ली दंगे कोई एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने का इशू नहीं है। जब तक आरएसएस, बीजेपी, पुलिस के जो अधिकारी थे और जो उनके दूसरे साथी थे उनको उनके अंजाम तक समेत उनके टॉप लीडर्स तक उनके समेत जब तक उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे, हम लोग जुटे हुए हैं इस काम पे। और एक के बाद एक लोगों की गर्दनें कानून के हाथ में आ रही हैं, आरएसएस के लोगों के भी और बीजेपी के भी लोग। तो यही इसका सोल्यूशन है। जब तक हम इस तरीके से इस चीज को नहीं लेंगे, आरएसएस और बीजेपी और जो जायनिस्ट फोर्सेस हैं, जो यहूदी फोर्सेस हैं, यहूदियों में भी जायनिस्ट फोर्सेस जो हैं, कैपिटलिस्ट फोर्सेस जो हैं, वो इस बात को जानती हैं कि ये एक कड़ी में उबाल की तरह होती है बात, और ये 10, 15, 20 दिन, महीने, 2 महीने में ये बात शांत हो जाती है। तो ये उनकी हौसला अफजाई के लिए सबसे बड़ी ताकत ये है कि हमारा रिस्पॉन्स परमानेंट नहीं होता, हमारा रिस्पॉन्स मजबूत और एक मुसलसल रिस्पॉन्स हमारा नहीं होता। लेकिन जिस तरह से उन्नाव में जो कुछ हुआ है उसमें तो जिस लड़के को मारा गया वो सब्जी बेच रहा था, कोई गुनाह नहीं था उसका, सब्जी बेच रहा था लॉकडाउन में, तो उसको मार दिया गया जान से। और ये तो पुलिस के अधिकारियों की तरफ से हुआ। तो जिस तरह से आम लोगों की तरफ से ये चीज सामने आती है कि मॉब लिंचिंग हो गई, तो चलिए उस पर आप कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं पुलिस के, जो वर्दी में हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा? उन पर तो लोगों का बस नहीं चलता है ना। ये मॉब लिंचिंग से थोड़ा सा हटकर, हालांकि एक नज़र से देखा जाए तो ये भी एक तरह की मॉब लिंचिंग ही है, लेकिन ये कस्टोडियल डेथ ज़्यादा है, यानी कि हिरासत में कत्ल किया गया उसे। और ये उससे भी ज़्यादा संगीन जो जुर्म है मैं मानता हूँ, क्योंकि पुलिस फोर्स जो है वो भारत के संविधान की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसकी शपथ लेके उसकी सेवा करने के लिए या उसके मुताबिक चलने के लिए होता है, और कानून के हिसाब से चलने के लिए होता है, और दूसरे लोग जुर्म ना करें उन्हें रोकने के लिए पुलिस होती है या सरकारी अधिकारी होते हैं। अगर वो खुद ही कानून तोड़ने लगे, तो जब बाड़ी खेत को खाने लगे, तो वो सबसे खतरनाक और मुश्किल बात है। और ये बात सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, ओबीसीज और मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए खास तौर पे बिलखुसूस नहीं है। जब पुलिस के लोगों को खून मुंह लग गया, एक फार्मूला हाथ आ गया है इस सरकार के हाथ, ये मनुवादी सरकार के हाथ, तो ये फार्मूला पुलिस के भी हाथ आ गया। अब सरकार, यूपी के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो मुसलमानों को तंग करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए कुछ आदेश देती है। तो पुलिस को अब वैसी आदत पड़ गई है, एक तो गलत आदेश का जो पालन करते हैं उनका एक दबाव पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर भी, यानी कि नेताओं के ऊपर भी रहता है कि जी आपने हमसे गलत काम कराया, आपने हमसे 10 गलत काम कराए, तो 4-5 गलत काम हम अपने जाती फायदे के लिए भी तो करेंगे। बिल्कुल। और जो माहौल मुल्क का बन रहा है, खास तौर पे आरएसएस रूल स्टेट्स का, तो वहाँ वो एक टेरर का माहौल क्रिएट करा के, ना सिर्फ शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज के ऊपर, बल्कि पूरे स्टेट में या मुल्क में एक टेरर का माहौल, एक दहशत का माहौल के आरएसएस, बीजेपी से लोगों को डरना चाहिए और उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। उस माहौल को भी बना के रखने के लिए कमज़ोर तबकों पे ये जुल्म किए जाते हैं। तो ये बहुत सीरियस बात है कि पुलिस को जो ये बेलगाम छोड़ा जा रहा है या पुलिस को एक डायरेक्शन में किया जा रहा है, उसका अंजाम सिर्फ शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज़ ही नहीं भुगतेंगी, शेड्यूल ट्राइब्स ही नहीं भुगतेंगी, बल्कि पूरा समाज भुगतेगा। उसका एक एग्जाम्पल लेटेस्ट अभी आपने देखा, कुछ पोस्टर लगाने पे पुलिस ने मुकदमे दर्ज करके अरेस्ट तक कर लिया मोदी के खिलाफ, मोदी साहब के खिलाफ पोस्टर लगाने पे, आप पार्टी के नेताओं को भी। तो ये सब चीज़ें सबके ऊपर लागू होने वाली हैं, क्योंकि पुलिस अपने आप को एक बदमाश के तरीके से, एक गैंगस्टर के तरीके से पेश करना चाहती है, जिससे चाहे भले ही मारा एक मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति को, लेकिन दहशत कितनी फैल गई पुलिस की। एक आम आदमी भी, भले ही वो मनुवादी घर से ही आता हो,
वो भी डरेगा पुलिस से और उनको रिश्वत जल्दी देगा। ये माहौल जो मुल्क के लिए क्रिएट हो रहा है वो बहुत खतरनाक है और इसका अंजाम हम सब देख रहे हैं और दिन ब दिन पुलिस की ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं। अभी आपने चित्रकूट की जेल में भी जो हत्याएं करी गई हैं अपराधी बता के, तो वो तो कोई उसमें से 2 मुस्लिम कम्युनिटी के थे और एक तो मनुवादी कम्युनिटी से ही आता है। उनकी भी हत्या की गई क्योंकि पुलिस का जाती मफाद जुड़ा हुआ था। तो पैसे कमाने के लिए, अपने जाती मफाद से टेरर फैलाने के लिए गैंग मेंबर्स तक बन गए पुलिस वाले। तो ये सब माहौल जो बन रहा है ये मुल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माहौल। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो मेजॉरिटी से हो या माइनॉरिटी से हो। अगर इसी तरह से चलता रहा तो सब पर ही जुल्म होना एक बार होना शुरू हो ही गया ना। उसकी तो आप देख ही रहे हैं। अब यूपी में भी देख, शुरुआत बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो गई है। बल्कि जो ब्राह्मण समाज के लोग आते हैं वो भी हमारे पास अब शिकायतें लेके आ रहे हैं कि जो ये योगी साहब की सरकार है ये ब्राह्मणों पे बहुत अत्याचार कर रही है। एक के बाद एनकाउंटर हो रहे हैं ब्राह्मणों के भी। तो ये तो एक ऐसी ताकत है, जब बंदर के हाथ में उस तरह आ ही गया है वो तो सभी जगह चलेगा। और ये नहीं है ना कि मनुवादी जो आम पब्लिक है, मनुवादी वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जैसे यहूदियों में भी है, ज़ायनिस्ट जो हैं यहूदियों में भी वो 1% या 2% होते हैं, उसी तरीके से मनुवादियों में भी जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं वो तो उनकी भी 5-7% ही होंगी ना। वो चाहेंगे कि सबको तंग करके सबका हक छीने, या उनके खिलाफ कोई उनका दूसरा भी जैसे जाति का व्यक्ति जाता है। तो वर्चस्व की लड़ाई भी यूपी में एक जाति की, मतलब एक खास जाति की जिससे मुख्यमंत्री आते हैं, उसकी वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही है। और वो अपने आगे सभी लोगों को, भले ही वो सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी से भी आते हैं, उनको भी दबा के रखना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद पराचा साहब इस पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए, विस्तार से इस पूरे मुद्दे को लोगों को समझाने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा, जिन्होंने साफ तौर पर मॉब लिंचिंग के जो वाकयात हैं उनको पूरी तरह से समझाया है कि इसमें क्या हो सकता है, आगे किस तरह से कार्रवाई होगी, और जो हालात बन रहे हैं उसमें बचेगा कोई नहीं। जब तलवार चलेगी तो सब पर चलेगी। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।